7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए और खुल्लम खुल्ला इसराइल से जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ इसराइल ने भी वार डिक्लेयर कर दी। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। इन हमलों में इसराइल के अब तक 700 से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं और 100 इसराइली फौजियों को हमास ने गिरफ्तार कर लिया और गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और इसराइल के कई इलाकों को हमास ने फतह कर लिया। इस जंग में ईरान ने हमास की हमायत का ऐलान किया और उनके लिए जंगी हथियार और अपनी कुछ फौज हमास की मदद के लिए गजा भेजी। दूसरी तरफ इन हमलों में अमेरिकी शहरियों की हलाकत की भी तस्दीक की गई और अमेरिका ने इसराइल के लिए जंगी सामान भेजकर इसराइल में फौजें बढ़ाकर हमायत का ऐलान भी किया। तमाम मुस्लिम ममालिक इस वक्त हमास के साथ खड़े हैं। हमास ने इसराइल पर हमला करने की वजह यह बताई कि वो मजलूम फलस्तीनियों को उनका हक दिला कर देंगे। जिस तरह इसराइल ने जबरदस्ती फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया और मुसलमानों के मुकद्दस मुकाम मस्जिद अक्सा की तौहीन करके इसमें कई मुसलमानों को शहीद किया। हमास ने दावा किया है कि वो इसराइल को मुकम्मल तौर पर अपनी सरजमीन से बेदखल कर देंगे और मस्जिद अक्सा को हासिल करके ही दम लेंगे। ये जंग की वजह तो सामने आ गई, मगर ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? किस तरह इसराइल ने मजलूम फलस्तीन पर कब्जा किया और हमास ने किस तरह इनके खिलाफ मुजाहिदीन को तैयार किया? आइए शुरू से इस कहानी को समझते हैं। यहूदियों की तारीख बहुत ही पुरानी है और ये शुरू से ही मुस्लिम दुश्मन हैं। 19वीं सदी में यहूदियों ने मिलकर एक तहरीक शुरू की जिसको सहूनियत का नाम दिया गया। इस तहरीक के मुताबिक यहूदी अपना एक अलग वतन बनाना चाहते थे, मगर इससे पहले यहूदी कई कंट्रीज में बिखरे हुए थे। उनका अपना कोई एक ठिकाना नहीं था, लेकिन सहूनियत तहरीक के वजूद में आने से यहूदी फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए इकट्ठा हो गए और प्लान तैयार करने लगे, क्योंकि यहूदियों का ख्याल था कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का नहीं बल्कि यहूदियों का मुकद्दस मकाम है, जिसे वो टेम्पल माउंट का नाम देते हैं। लेकिन यहूदी सीधा फलस्तीन पर कब्जा नहीं कर सकते थे। उस वक्त फलस्तीन में अरब लोग रहते थे और फलस्तीन उस वक्त वजूद में नहीं था। 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तुर्क उस्मानी सल्तनत जवाल का शिकार होने लगी, जिससे गैर मुस्लिम कंट्रीज की साजिश से उस्मानी सल्तनत का खात्मा हो गया और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फलस्तीन की सरजमीन ब्रिटिश के अंडर आ गई। यहूदियों ने इस चीज का फायदा उठाकर ब्रिटिश की हमायत हासिल करके फलस्तीन में आबाद होना शुरू हो गया। अंग्रेजों ने यहूदियों को अरब इलाकों में आने की इजाजत दे दी और ये लोग गिरोहों की शक्ल में फलस्तीन में आबाद होने लगे। लेकिन अरबों को मालूम नहीं था कि यहूदी उन पर कब्जा करने के लिए जमा हो रहे हैं। अरबों ने इन पर इतना ध्यान नहीं दिया, मगर यहूदी अंदर से फलस्तीन पर कब्जा करने के लिए प्लान बना रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों और अरबों के दरमियान जमीन को लेकर तनाज़ात शुरू हो गए। यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया और अंदर से अपनी फौज तैयार करने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होलोकॉस्ट में हिटलर ने कई यहूदियों को मार गिराया था, जिससे उनकी तहरीक एकदम टूट गई थी। जो बाकी यहूदी बचे थे उन्होंने इसराइल फलस्तीन तनाज़े को यूनाइटेड नेशन में पेश किया और इस तनाज़े को लेकर यूनाइटेड नेशन ने नवंबर 1947 में करारदाद 181 मंजूर की, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन सरजमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया और दूसरा हिस्सा फलस्तीनियों को दे दिया। इस तकसीम में 78% जमीन फलस्तीन को देने का मुआहदा बनाया गया और उनके दरमियान अमन बहाल करने की कोशिश की, मगर यह फैसला फलस्तीनियों के ऊपर एक जुल्म करने के बराबर था। אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל। 14 मई 1948 को यहूदियों ने खुद को एक आज़ाद रियासत के तौर पर जाहिर किया और इस रियासत को इसराइल का नाम दिया गया, जिसको सबसे पहले अमेरिका ने तस्लीम किया। मगर अरबों ने इस करारदाद को फौरन मुस्तरद कर दिया और फलस्तीनियों ने अपने इलाके आज़ाद करवाने के लिए यहूदियों की बस्तियों पर हमला कर दिया। इस तरह इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक जंग छिड़ गई, जिसमें कई फलस्तीनी शहीद भी हुए। 1949 में जब लड़ाई खत्म हुई तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से अमन मुआहदे में दी गई 78% जमीन पर इसराइल ने कब्जा कर लिया और 7 लाख फलस्तीनियों को इसराइल ने जबरदस्ती घरों से बेदखल कर दिया और आज तक फलस्तीनियों को वो हक न मिला। 1949 की जंग में फलस्तीनियों के बहुत सारे इलाके पर इसराइल ने कब्जा कर लिया और फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया। इसके बाद 1967 में उर्दन, शाम और मिस्र ने मिलकर इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों को हक दिलाने के लिए जंग शुरू की, मगर यूरोपियन कंट्रीज ने इस जंग में इसराइल की मदद की, जिससे इस जंग में इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी और सैनाई को छीन लिया। दूसरी तरफ शाम में गोलान पर और उर्दन में मशरिक यरूशलेम समेत
वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। इससे अरबों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल से अपने इलाके आजाद कराने के लिए हमला करके जंग का ऐलान कर दिया, मगर यह जंग बेनतीजा रही और इस जंग को जल्दी खत्म कर दिया गया, जिससे मिस्र ने इसराइल के साथ मुआहदा कर लिया और इस मुआहदे में सैनाई का इलाका मिस्र को वापस दे दिया गया। और कुछ अरसे बाद उर्दन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया, मगर फलस्तीनियों के साथ जुल्म होता रहा और इसराइल ने अब यरूशलेम शहर पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसराइल इस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता था, जबकि फलस्तीन भी इस शहर को अपना दारुल खिलाफा बनाना चाहता था, क्योंकि इसमें मुकद्दस मकाम मस्जिद अक्सा मौजूद थी। और इन चीजों को लेकर इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कई जंगें होती रहीं। इन तजादात के दरमियान 1988 में फलस्तीन से मुजाहिदीन का एक गिरोह वजूद में आया और इस गिरोह को हमास का नाम दिया गया, जिसकी क़यादत अजीजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड्स ने की। और इसको बनाने का मकसद ये था कि फलस्तीन के हक के लिए मुजाहिदीन का यह गिरोह इसराइल से जंग करे और अपना सारा इलाका वापस हासिल करें। लेकिन इससे पहले 1964 में फलस्तीन ने इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए एक तंजीम बनाई थी, जिसको फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का नाम दिया गया। PLO फलस्तीनियों की तरफ से बनाई गई अपनी एक तंजीम थी, जबकि हमास मुजाहिदीन ने मिलकर एक गिरोह बनाया था। 1993 में PLO और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई, मगर इस जंग में PLO ने इसराइल के साथ अमन का मुआहदा कर लिया, जिसको ओस्लो मुआहदा का नाम दिया जाता है। और इस मुआहदे के तहत इसराइल ने गजा का इलाका फलस्तीनियों के हवाले कर दिया। गजा का यह इलाका 41 किलोमीटर लंबा जबकि 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा है और इसका टोटल एरिया 365 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये इलाका फलस्तीन को मिलने के बाद कई फलस्तीनियों ने वहाँ आबाद होना शुरू कर दिया, जिससे गजा का पूरा इलाका फलस्तीन के अंडर हो गया। मगर 2000 में इसराइल ने दोबारा गजा का इलाका हासिल करने के लिए साजिश की और ओस्लो मुआहदे को तोड़ने के लिए उन्होंने हमास पर इल्जाम लगा दिया, जिसमें हमास के मुजाहिदीन पर इसराइली और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ खुदकश हमले और बम धमाके करने का इल्जाम लगाया और ऐलान किया कि फलस्तीन ने ओस्लो मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिससे गजा का इलाका फलस्तीन से वापस लिया जाएगा। और इसराइल ने दोबारा अपनी फौजें गजा में भेज दी और फलस्तीनियों को वहां से बेदखल कर दिया और 5 साल तक वो इस पर काबिज रहे। मगर 2005 में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर एरियल शैरून ने गजा से अपनी फौजें वापस बुला ली और ये जवाब पेश किया कि यह इलाका मुआशी तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह है, सरमायाकारी से ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। इसराइल के इलाका खाली करने से हमास और अल फतह पार्टी ने गजा पर अपने डेरे जमा लिए। अल फतह पार्टी 1959 में इसराइल के खिलाफ जंग करने के लिए एक तहरीक के तौर पर बनी थी, जिसकी क़यादत यासर अरफात ने की। मगर 1965 में यह पार्टी एक सियासी जमात के तौर पर सामने आई और फलस्तीन की सियासत में इलेक्शन लड़ने लगी। 2004 में यासर अरफात की मौत हो गई, जिससे फारूक कदूमी अल फतह के चेयरमैन सिलेक्ट हुए। उस वक्त हमास चाहता था कि वो सिर्फ गजा पर अपनी हुकूमत बनाए, जबकि अल फतह पार्टी चाहती थी कि वो गजा पर अपनी हुकूमत बनाए। इस चीज को लेकर उनके दरमियान आपस में ही खाना जंगी शुरू हो गई और आखिर में ये फैसला किया कि दोनों ग्रुपों के दरमियान इलेक्शन कराए जाएंगे। जिस ग्रुप की हुकूमत इलेक्शन से इक़्तिदार में आएगी वो सिर्फ गजा में हुकूमत करेगी। इस चीज को लेकर 2006 में इन दोनों पार्टियों के दरमियान इलेक्शन हुए, जिससे हमास की पार्टी इक़्तिदार में आई और गजा में उसकी हुकूमत कायम हुई, जिसकी क़यादत ब्रिगेड्स अल कसाम ने की। हुकूमत में आने के बाद हमास ने इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपने मुजाहिदीन को तैयार करना शुरू कर दिया और इसकी फंडिंग ज्यादातर ईरान से आती थी। इसराइल ने मिस्र के साथ मिलकर गजा के इलाके पर अपना पैरा भी बढ़ा दिया ताकि हमास को किसी भी तरफ से कोई फंडिंग या हथियार हासिल ना हो। हमास ने अपने मुजाहिदीन की मदद से अपनी फौज तैयार की और इस फौज की वजह से अब इसराइल के लिए हमास को फतह करना आसान नहीं था। इस वजह से इसराइल ने गजा और गजा की पट्टी के करीब शहरों पर फिजाई हमले किए, जिसका मकसद हमास और इस्लामी जिहाद की तरफ से कसाम मुजाहिदीन के मुसलसल रॉकेट हमलों को खत्म करना था और एक इसराइली फौजी को रिहा करवाना था, जो 2006 में हमास मुजाहिदीन ने गिरफ्तार कर लिया था। 28 दिसंबर 2008 को इसराइल ने गजा के खिलाफ फिजाई हमले शुरू कर दिए और 3 जनवरी 2009 तक इसराइली फौजी गजा पर हमले करते रहे और इस जंग में इसराइल के 13 फौजी हलाक हुए, जबकि फलस्तीनियों के 1300 से ज्यादा लोग शहीद हुए और गजा की 4000 इमारतें तबाह हो गईं और 20,000 इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद 14 नवंबर 2012 में इसराइल ने गजा पर हमला किया और इन हमलों में अजीजुद्दीन अल कसाम फोर्सेस के सरबराह अहमद सईद खलील अल जब्बारी शहीद हो गए। मगर 21 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय हो गया
गया और जंग रोक दी गई। मगर 12 जून 2014 को नेतन्याहू ने हमास पर इल्जाम लगाया कि हमास ने 3 इस्राएली नौजवानों को अगवा कर लिया है, जिससे इसराइल ने अपने लोगों को तलाश करने के लिए गजा की पट्टी पर क्रैकडाउन शुरू किया और इस क्रैकडाउन में इसराइल ने कई हमास मुजाहिदीन को पकड़ लिया। दूसरी तरफ 30 जून को इसराइली लड़के इब्रोन के बाहर किनारे पर मुर्दा पाए गए। हमास ने अपने मुजाहिदीन की गिरफ्तारी को लेकर 8 जुलाई 2014 को इसराइल पर रॉकेट से हमले किए। इस तरह हमास और इसराइल के दरमियान कई जंगें लड़ी गई। मई 2021 में इसराइल और हमास के दरमियान दोबारा जंग शुरू हो गई और ये जंग 11 दिन तक जारी रही और इसी तजाद को लेकर अब फिर से हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। अब इस जंग का क्या नतीजा निकल सकता है किसी को कुछ पता नहीं। अल्लाह मुसलमानों की मदद करे और इन्हें जंग में फतह नसीब करे।